स्वागत है इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में। आज का मुद्दा ना सीधा हमारे और आपके घर के बजट से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे मीलों दूर चल रहे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव हमारी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था को एकदम से बदल कर रख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही उथल-पुथल का असर हमारे किचन तक कैसे पहुंच रहा है। आज की चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें, फिर इसके पीछे के ग्लोबल कारण और सप्लाई चेन की रुकावटें। इसके बाद हम देखेंगे कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो रहा है। भारत की आर्थिक मजबूती का आकलन करेंगे और आखिर में जानेंगे वो रणनीतियां जो इस संकट से निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो पहला हिस्सा है रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें और हमारे किराना स्टोर पर पड़ने वाला इसका सीधा असर। आइए देखते हैं कि कैसे बाहर की घटनाएं तुरंत हमारे घरेलू बजट को टाइट कर देती हैं। अब जरा इस बदलाव को देखिए। 13 महीने तक सब कुछ बिल्कुल शांत था, कीमतें स्थिर थीं। लेकिन अब अचानक अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में सीधे 2 रुपये प्रति लीटर का उछाल आ गया है। मतलब हमारी सुबह की चाय पर भी अब इस ग्लोबल टेंशन का असर दिख रहा है। और बात सिर्फ दूध की नहीं है, सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% और चांदी पर 6% तक बढ़ा दी है। ऐसा क्यों? ताकि देश का व्यापार घाटा कंट्रोल में रहे और बाहर से आने वाली महंगी चीजों पर लगाम कसी जा सके। अब जब दूध महंगा हो गया है तो कोशिश ये है कि कम से कम चीनी तो पहुंच से बाहर ना हो। इसीलिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और फरवरी में जो छूट दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। हाँ, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को मामूली सा कोटा जरूर दिया गया है, लेकिन फोकस यही है कि कहीं ग्लोबल डिमांड के चक्कर में भारत के अंदर चीनी के दाम आसमान न छूने लगे। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इन सबके पीछे का असली कारण क्या है? ये ग्लोबल ट्रिगर्स और सप्लाई की रुकावटें कहाँ से आ रही हैं? इसका सबसे बड़ा और गंभीर कारण है होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी। ईरान संघर्ष की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये समंदर का वो बेहद अहम और संकरा रास्ता है जहां से दुनिया भर का कच्चा तेल गुजरता है। इस रास्ते का बंद होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले 50 सालों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इस लेवल की रुकावट कभी नहीं देखी गई। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका है। और इस संकट की गंभीरता को हम इन 2 घटनाओं से समझ सकते हैं। पहला, ओमान के पास एक भारतीय कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला हुआ और उसे डुबा दिया गया। ये सीधा सीधा इस संघर्ष की आंच को दिखाता है। दूसरा, देश के अंदर भी इसका असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं को अपनी यात्राओं में सिर्फ 2 कारों के काफिले का इस्तेमाल करते देखा गया है। जब देश के टॉप लीडर्स फ्यूल बचाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हों तो समझ लीजिए कि मामला कितना सीरियस है। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। चलिए समझते हैं कि इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असल में कितना गहरा असर हो रहा है, वो भी सीधे आंकड़ों की जुबानी। ये 8.3% का आंकड़ा वाकई थोड़ा डराने वाला है। थोक महंगाई दर पिछले 3.5 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सोचिए, जब फैक्ट्रियों के लिए स्टील या कच्चा माल ही महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे ही। ये महंगाई की वो लहर है जो सीधे फैक्ट्रियों से निकलकर हमारे घरों तक पहुंच रही है। और बात सिर्फ महंगाई पे खत्म नहीं होती। भारतीय रुपया पहली बार गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.76 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। ये गिरावट बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे हमारा हर वो इंपोर्ट काफी महंगा हो जाता है जिसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल के रेट को छू लेता है तो रुपया और भी ज्यादा गिर सकता है, शायद $100 प्रति डॉलर तक। ये एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में सोचना भी काफी चिंताजनक है। तो इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, क्या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इस इतने बड़े ग्लोबल झटके को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या हम इस झटके के लिए तैयार हैं? आइए अपने चौथे विषय पर चलते हैं और भारत की आर्थिक मजबूती का आकलन करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास बचाव के लिए कौन कौन से बफर मौजूद हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छी खबरें भी हैं। जानी मानी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से काफी मजबूत है।
हमारे पास बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार और कच्चे तेल का अच्छा खासा रिजर्व मौजूद है। ये दोनों चीजें एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं और इन्हीं मजबूत पिलर्स की वजह से भारत के अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। अक्सर ये डर जताया जाता है कि विदेशी निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। लेकिन असल में इस बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगर हम वास्तविकता देखें तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा, जो कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर होता है, वो पिछले कुछ सालों में काफी कम हुआ है और यही चीज हमें एक बहुत ही तगड़ा इकोनॉमिक सेफ्टी नेट देती है। चलिए अब आज की चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वो क्या रणनीतियां हैं और वो कौन से कदम हैं जो इस क्राइसिस को मैनेज करने में काम आ सकते हैं। जैसा कि उदय कोटक जैसे दिग्गज चेतावनी दे चुके हैं कि एक बड़ा झटका आने वाला है, ऐसे में जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो है एकजुटता। ये समय लेफ्ट विंग या राइट विंग या फिर किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी लाइन में बटे रहने का नहीं है। हमें इन सब से ऊपर उठकर एक देश के रूप में साथ मिलकर सोचना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जो पूरे राष्ट्र के फायदे के लिए हों। और इस तूफान से निपटने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं, जैसे फ्यूल बचाने के लिए दोबारा वर्क फ्रॉम होम अपनाना, पर्सनल गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो विदेशी यात्राएं बहुत ज़रूरी नहीं हैं उन्हें फिलहाल टाल देना और गैर ज़रूरी इंटरनेशनल इंपोर्ट्स में कटौती करना। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो इस ग्लोबल मंदी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन सकते हैं। इसे एक बेहतरीन क्रिकेट एनालॉजी से समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ग्लोबल इकोनॉमी का ओपनिंग लाइनअप लड़खड़ा गया है, लेकिन अब मौका है हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन यानी हमारी अर्थव्यवस्था का क्रीज पर डटकर अपनी मजबूती साबित करने का। चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन अगर सही रणनीति हो तो क्या हम वाकई इस ग्लोबल तूफान को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक जीत में बदल पाएंगे? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।